ओके, ऑडिबल। तो अब हम बात करेंगे क्रिया की। तो क्रिया क्या होती है जी? क्रिया तो क्रिया होती है। किसकी बात करेंगे? क्रिया की जो है अब हम बात करेंगे। ठीक है भाई, विशेषण जो है वो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे क्रिया की। ठीक है, क्रिया क्या होता है? यानी कि जिस शब्द, क्रिया की जब बात करेंगे यानी कि जिस शब्द समूह, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जिस शब्द समूह के द्वारा, जिस शब्द समूह के द्वारा क्रिया के कार्य के होने का बोध होता हो, उसे जो है वो क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि मीरा गाती है, मीरा गाती है। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि मीरा जो है वो गाती है। तो गाती क्या है हमारे पास वाक्य में? जो है वो क्रिया है। मीरा गाती है तो गाती जो है वो क्रिया है। ठीक उसी प्रकार से बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा जो है वो दूध पी रहा है। तो पी जो है वो हमारे पास क्या है? यानी कि क्रिया है। यानी कि पीना क्या है? यहाँ पर जो है वो क्रिया है। ठीक है भाई, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आई बात? और क्रिया कौन सा शब्द है? जाहिर सी बात है ये लास्ट जो है वो हमारे पास एक प्रकार का वो विकारी शब्द है। कैसा शब्द है भाई? विकारी शब्द है। उसके बाद जो है वो अव्यय स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे इसके बाद? जो है वो अब हम अव्यय जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, क्रिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो समझने की बात है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है भाई? मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, आज हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज जा नहीं रहे हैं। चलो, तो यहां पर जो है वो बात क्या हुई? क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? वो धातु कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया के साधारण रूपों के अंत में, क्रिया का जो साधारण जो रूप होता है, ठीक है, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में, रूपों के अंत में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है भाई? ना जो है वो लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है? ना जो है वो लगा रहता है। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण के तौर पर जैसे कि खाना, खाना पीना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना रोना धोना, खाना पीना, ठीक है, सोना रोना धोना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जब क्रिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर अंत का, अगर अंत का ना हटा दिया जाए, अगर अंत का ना हटा दिया जाए, अगर अंत का ना हटा दिया जाए तो क्रिया मूल रूप में रहती है। तो क्रिया क्या हो जाएगी? मूल रूप में होगी। तो क्या हो जाएगी? क्रिया जो वो मूल रूप में होगी। यानी कि अर्थात ना हटने से क्रिया, और उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया की धातु कहते हैं। तो क्रिया की क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर खाना का खा, पीना का पी, सोना का सो, रोना का रो, धोना का धो। क्लियर हो गया? तो यहां से आपने देखा कि ये क्या है? ये जो है वो मूल धातु है। क्या है ये हमारे पास? ये हमारे पास है मूल धातु। अब धातु के भी दो भेद हैं। ठीक है भाई, जब धातु की बात करेगा तो धातु के क्या हैं? दो भेद हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला मूल धातु, ठीक है,
और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती है। क्या होती है भाई? स्वतंत्र होती है, निर्भर नहीं होती है, निर्भर नहीं होती है। तो ये क्या होती है भाई? स्वतंत्र होती है, निर्भर नहीं होती है। क्लियर? उदाहरण के तौर पर जैसे कि खा, पी, सो, रो, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा ये मूल रूप में। फिर आ जाती है यौगिक धातु। यौगिक धातु में क्या होता है बच्चे? जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक समझिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, रोना धोना लिख दिया, ठीक है, चलना फिरना लिख दिया, चलना फिरना लिख दिया। और यहीं पर मैंने एक और बात लिख दी, मैंने लिख दिया उठाना उठवाना। उठाना का क्या लिख दिया? उठवाना लिख दिया। दिलाना दिलवाना लिख दिया। दिलाना का जो है वो दिलवाना लिख दिया। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम? उठाना उठवाना, ठीक है। फिर अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि बतियाना, ठीक है, गरमाना, ठीक है, बतियाना गरमाना, चिकनाना, बतियाना गरमाना, चिकनाना, ठीक है। तो यौगिक धातुओं को आगे जाके जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यौगिक धातुओं के जो है वो मुख्यतः तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। सबसे पहले आ जाती है प्रेरणार्थक, ठीक है। कौन सी भाई? प्रेरणार्थक आ जाती है। फिर आ जाती है यौगिक, ठीक है, यौगिक धातु। और फिर आती है नाम धातु। और फिर कौन सी आ जाती है? नाम धातु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की, ठीक है। अब प्रेरणार्थक में क्या होता है? यहाँ जहां पर हमें किस चीज का बोध होता है, यानी कि जहां पर कार्य जो है वो किसी से करवाया जाता है। तो प्रेरणार्थक में अकर्मक सकर्मक दोनों ही होती हैं। अकर्मक सकर्मक दोनों होंगी, अकर्मक भी होगी और सकर्मक। दोनों क्रियाओं में क्या होता है? आना आना या लाना जोड़ने पर, आना लाना जोड़ने पर प्रथम प्रेरणार्थक व वाना वाना जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। वाना जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। द्वितीय प्रेरणार्थक जो है वो बनती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मूल धातु, फिर मैं लिखूंगा प्रथम प्रेरणार्थक, और फिर आ जाता है हमारे पास द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर क्या आ जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक आ जाता है। सबसे पहले यहां पर मूल धातु में आप समझिए, उठ जो है वो मूल धातु है और ना जो है वो यानी कि सामान्य क्रिया का रूप हो गया, उठना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? उठाना, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? उठवाना हो जाएगा। उठाना और यहां पर क्या देखा हमने कि उठवाना हो जाएगा। उसी प्रकार से देना हो सकता है, तो दे जमाना, तो देना से क्या हो जाएगा? दिलाना हो जाएगा। और आगे जो है वो क्या आ जाएगा? दिलवाना आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है वो सोना, तो सोना की बात करें तो क्या हो जाएगा? सुलाना हो जाएगा।
और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जो है वो सुलवाना हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा भाई? सुलवाना जो है वो हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो इसका जो पार्ट है उसे खुद ब खुद क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया में ही। अब समझिए कि वो यौगिक धातुओं का ही यौगिक धातु। अब यौगिक धातु में क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुएं मिलती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, अधिक दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ठीक है, थोड़ा सा मैंने नाम धातु लिख दिया आपको। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया को यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि यौगिक संयोग से बनने वाली को, है ना, बनने वाली को यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया जो है वो कहते हैं। माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि काफी टाइम से जो है वो लगातार क्लासेस चल रही हैं, है ना। अब उदाहरण के तौर पर जैसे कि रोना धोना, फिर आ जाता है चलना फिरना, रोना धोना चलना फिरना, फिर आ गया हमारे पास खा लेना। अब आप देखिए रोना धोना में दो से अधिक धातु हैं, रो जमा धो। यहां पर चल जमा फिर, खा में खा है ही और ले। ठीक है भाई, यहां पर जो है वो इस प्रकार से यौगिक धातु होती है। फिर आ जाती है हमारे पास नाम धातु। ठीक है भाई, नाम धातु। तो नाम धातु में क्या होता है, ये संज्ञा या विशेषण से बनने वाली होती है। क्या भाई? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाम धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गाली से क्या हो जाएगा, गरियाना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार लात से क्या हो जाएगा, लतियाना हो जाएगा। फिर चिकना से चिकनाना हो जाएगा। चिकना से क्या हो जाएगा, चिकनाना। तो इसे जो है वो नाम धातु क्रिया जो है वो कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्रिया के भेद है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर भाई? कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद जो है वो कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर जो है वो क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक, ठीक है, और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहले हम बात करेंगे अकर्मक की। किसकी बात करेंगे? अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रियाओं का असर, अकर्मक क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है। कसर जो है वो कर्ता पर ही पड़ता है। असर की बात करें तो क्या होगा, कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का असर क्या पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पर राकेश सोता है। उसी प्रकार देखिए सांप रेंगता है। सांप जो है वो रेंगता है, रेंगने दीजिए। बस चलती है,
चलती है तो चलने दीजिए, चलती है तो चलने दीजिए। ठीक है भाई। नेहा लज जाती है, यानी कि उसको शर्म आ रही है तो आने दो, हमारा क्या, नेहा लज जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास आक्रामक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए राम ठहरता है ना, कोई व्यक्ति है भी राम है तो राम ठहरता है। ठीक है, मोहन दौड़ता है, दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। ठीक है भाई, फूल उगता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए खिलता है, फूल खिलता है, खिलता है तो खिलने दीजिए। नेहा डोलती है, डोलती है तो डोलने दीजिए। ठीक है, पूजा उछलती है, पूजा जो है वो उछलती है, उछलती है तो उछलने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है सक्रामक क्रिया। कौन सी आ गई भाई, सक्रामक। तो सक्रामक क्रिया की बात करें, जिन क्रियाओं का असर, क्या भाई, जिन क्रियाओं का असर असर कर्ता पर न पड़े, कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, बल्कि कर्म पर पड़ता है, बल्कि कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्या भाई, कर्म पर पड़ता है, उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं जैसे कि लिख रहा हूं, मैं लेख लिखता हूं। अब देखो, जो भी लिख रहा हूं, मैं लेख लिखता हूं, तो जो मैं लिख रहा हूं तो भाई पेन मेरा खत्म हो रहा है, स्याही लग रही है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, ठीक है, मीरा फल लाती है, क्या करती है भाई, मीरा जो है वो फल लाती है। ठीक है, मीरा क्या करती है, फल लाती है। मीरा मिठाई खाती है। अब मिठाई को खाया तो प्रभाव किस पे है, मिठाई पर है। मीरा जो है वो मिठाई खाती है। राधा, ठीक है, राधा पाठ पढ़ती है। तो भाई राधा क्या करती है भाई, पाठ को पढ़ती है, तो यहां पर भी प्रभाव किस पे है, राधा जो है वो पाठ को पढ़ती है। गॉट इट, किसको पढ़ती है भाई, राधा जो है वो पाठ को पढ़ती है। यहां तक समझ आया। अब उसी तरीके से सुरेश, ठीक है, फल खाता है। भाई क्या खाता है, फल खाता है। कौन खाता है भाई, सुरेश जो है वो फल खाता है। ठीक है, सुरेश जो है वो फल खाता है। तो यहाँ आपने देखा कि सक्रामक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि कर्म जो है, यानी कि किसी अन्य चीज पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, अन्य चीज पर जो है वो कर्म का फल पड़ता है। उसी तरीके से अब देखिए, बात करेंगे, राधा गाना गाती है। अब राधा ने जो गाना गाया तो उस गाने की होगी ऐसी तैसी, राधा गाना गाती है। तो बात क्या हुई, गाने की जो है वो
बात हुई किसकी? हाँ प्रदीप, समझ आ रहा है। राधा गाना गाती है, तो राधा भाई क्या करती है जी? गाना गाती है। तो यहाँ पर प्रभाव जो है वो गाने पे पड़ा। किस पे पड़ा? गाने पे पड़ा। अब देखो भाई, सकर्मक क्रिया के आगे को दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के क्या हैं जी? दो भेद हैं। उसे हम कहते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक तो हमने पढ़ी ली, अब द्विकर्मक देखिए, ठीक है। मैं बालक को वेद पढ़ाता हूं। क्या बात हो रही है भाई? मैं बालक को वेद पढ़ाता हूं। तो अब देखो भाई, आप यहाँ दो देखिए, क्या करता हूं भाई? किसको पढ़ा रहा हूं? बालक को पढ़ाता हूं। और किस चीज को पढ़ा रहा हूं? वेद को पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना तो क्रिया है ही है। तो आपने देखा कि वेद उठ के मान के चलो कि वेद पढ़ा रहा था, तो वेद किस में चला गया? बालक के अंदर चला गया ना, ऐसा समझ। तो मैं बालक को वेद पढ़ाता हूं, तो यहां पर क्या हुआ? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक जो है वो क्रिया हो जाएगी। या एक और देखते हैं, मैंने, अब किसने दी भाई? मैंने, ये तो कर्ता हो गया। मैंने राम को पुस्तक दी। अब दी क्या? पुस्तक दी। राम को पुस्तक दी, ठीक है। किसको दी है? राम को दी। दिया क्या? पुस्तक दी है, ठीक है, सीधी सी बात है। राधा ने राम को रुपए दिए, तो जो पैसे राधा के पास थे वो कम हो गए, तो यानी कि वो चले गए किसके पास? राम के पास चले गए। तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक हो गई। क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब जो है वो हमारे पास इसके बाद जब हम बात करें थोड़ा सा ऐसे ही यहीं पर, हालांकि मैंने अभी पूर्वकालिक क्रिया आपको नहीं पढ़ाया, वो यौगिक क्रिया के ही आगे जाके भेद हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलो भाई। तो अभी तो हमें और भी चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। तो आक्रामक क्रिया, सक्रामक क्रिया ये तो हो गया, ठीक है। इसको मारो गोली। देखा, मेरी टीम ने दी तो थी फाइल कि मैं, ताकि कम लिखना पड़े मुझे, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता ऐसे जब तक मैं खुद ना लिख लूँ। तो आपको भी ऐसी आदत डालनी चाहिए। अब देखो भाई, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्या भाई? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है रूढ़ क्रिया और दूसरी होती है यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया क्या होती है? जिन क्रिया की रचना धातु से होती है। जिन क्रिया की रचना धातु से होती है, धातु से होती है। तो जिन क्रियाओं की रचना धातु से होती है वो भाई रूढ़ क्रिया होती है। क्या होती है? उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बेटा लिखना, पढ़ना, लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, खाना, ठीक है। अब मैं बात करूं यौगिक क्रिया, तो जिनकी रचना, अब देखिए, अनेक तत्वों से होती है, तो जिनकी रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। एक से अधिक तत्वों से होती है। क्या भी? एक से अधिक तत्वों से होती है। उदाहरण के तौर पर लिखवाना, लिखवाना हो सकता है। फिर आ जाता है आते जाते रहना, या फिर पढ़वाना। तो आप इसको कह सकते हैं कि रचना की दृष्टि से दो भेद हैं। यौगिक क्रिया के बच्चा आगे जाके भेद है। आपने देखा, मैंने आपको पढ़ा दी प्रेरणार्थक पढ़ाई, मैंने आपको नाम धातु क्रिया पढ़ाई, ठीक है, पढ़ा ली, ठीक है भाई। अब जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे संयुक्त क्रिया। क्या भाई? संयुक्त क्रिया। फिर पढ़ेंगे हम अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया,
ठीक है, कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे आगे जाके अनुकरणात्मक क्रिया की। किसकी बात करेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है भाई? यानी कि जैसे ये एक कल्पित ध्वनि होती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक प्रकार की जो है वो कल्पित ध्वनि होती है। उदाहरण के तौर पर बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाना, ठीक है, क्या है, बड़बड़ाना हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऐसे बड़बड़ बड़बड़, ठीक है। हालांकि इसको हम कैसे कहते हैं, खटखटाना, खटखट की आवाज, खटखटाना, तड़तड़ाना, तड़तड़ की आवाज होना, तड़तड़ाना होता है। टप टप की आवाज, टप टप, टप टपाना हो सकता है, या टप टप की अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकती है, ये अनुकरणात्मक जो है वो क्रिया होती है। फिर आ जाओ बच्चे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया की अगर हम बात करें, जिसमें एक क्रिया खत्म होते दूसरी शुरू होती है, खत्म होते दूसरी चल रही है, दूसरी प्रारंभ होती है। उदाहरण, उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण के तौर पर पंडित जी हवन कराकर कथा कथा करने लगे, कथा करने लगे। तो क्या कराकर, हवन कराकर, पंडित जी हवन कराकर कथा करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया में कर इत्यादि जो है वो ज्यादातर आता है। जैसे नेहा दूध पीकर सो गई, दूध पीकर सो गई। तो ये कौन सी क्रिया है? इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं भाई? इससे जो है वो पूर्वकालिक क्रिया जो है वो कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब कर लेते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर, क्रियाएं मिलकर एक अर्थपूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, एक अर्थपूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, क्रिया का निर्माण करती है। उदाहरण के तौर पर मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। तो यहां पर खाना और खा, मैंने खाना खा लिया, तो खाना और खा लिया दो क्रियाएं हैं, ठीक है भाई। अब उदाहरण के तौर पर एक और लो, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। अब लगना आपको पता है क्रिया तो है ही, अब पढ़ने लगा, तो यहाँ पर इसका जो मूल है वो है पढ़ना, और लगना में लगा, तो ये भी दो क्रिया है, ठीक है भाई। क्या है भाई? दो क्रिया है, ठीक है। समझ आई बात? यहां तक आपको समझ आया? क्लियर? आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसी के आगे जाके भेद हुए हैं बहुत ज्यादा, जैसे हम अर्थ के आधार पर भी हम कहते हैं, ठीक है भाई। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर।
तो बताइए अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? एनीवन? अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? वेरी गुड, 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? जल्दी बताइए भाई, कौन कौन से? अच्छा, कई बार जैसे पूछ लिया जाता है, आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक ये है अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक क्रिया। अब आरंभ बोधक क्रिया में क्या होता है, जहां पर हमें कार्य का आरंभ होने का पता चलता है। क्या होता है अभी, जहां पर किसका पता चले, आरंभ होने का पता चले। फिर आ जाता है समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक क्रिया। अवकाश अवकाश बोधक क्रिया। फिर अनुमति बोधक, जैसे आप बोल देते हैं मुझे जाने दो, तो अनुमोदक बोधक क्रिया। फिर आता है नित्य बोधक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा देता हूं। जैसे कि सूर्य अस्त के बाद चंद्रमा का उदय होता है, में कौन सी क्रिया है, चंद्रमा का उदय होता है, तो भाई वो नित्य ही होता है। इसी में एक और आता है प्रगति बोधक। प्रगति, तो प्रगति बोधक में क्या होता है कि जिसमें यार प्रगति छिपी हो। जैसे मीरा बढ़ती जा रही है, तो मीरा बढ़ती तो जा रही है, लेकिन इसने रुकना भी है, इसकी प्रगति हो रही है। या वृक्ष बढ़ रहे हैं तो उनकी प्रगति हो रही है, पर वो सारी उम्र नहीं बढ़ते हैं। फिर आ जाती है आवश्यकता बोधक क्रिया। ठीक है। फिर होती है हमारे पास निश्चय बोधक क्रिया। फिर है इच्छा बोधक क्रिया। फिर है अभ्यास बोधक क्रिया, वह पढ़ता रहता है, अभ्यास बोधक। फिर आती है शक्ति बोधक, जैसे मैं यहां से कूद जाऊंगा, शक्ति बोधक क्रिया। ठीक है। और एक आ जाती है फिर पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक है। जो अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सहायक क्रिया क्या होती है, जो कि ज्यादा जरूरी है। सहायक क्रिया, वाक्य में सहायक क्रिया पूछी जाती है। सहायक क्रिया क्या होती है, जो सहायक हो। उदाहरण के तौर पर राधा खाना बना रही है, बना रही है, तो यहाँ पर है जो है वो एक टाइप से सहायक क्रिया हो रही है। सहायक क्रिया या समायिका क्रियाएं भी इन्हें कह देते हैं। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ भाई, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप लोग टेस्ट दोगे थोड़ा सा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताओ। ठीक है भाई, थोड़ा सा अब क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन है, हम्म, चलो लिखेंगे। आज
सभी पतंग उड़ा रहे हैं। आज सभी पतंग उड़ा रहे हैं। बताओ अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होगी? बता दो, फटाफट बता दो भाई, बताओ जी, कौन सी क्रिया होगी? बताओ, अब बताओ, सवाल पूछा अब आप लोगों से। कई बार सवाल पूछता है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तब भी याद रखने 11 संरचना के आधार पर। जल्दी बताओ जल्दी, अभी मैंने यूट्यूब की क्लास भी लेनी है आप लोगों की। वेरी गुड। आज सभी पतंग उड़ा रहे हैं। किसको उड़ा रहे भाई? पतंग उड़ा रहे, तो प्रभाव पतंग पर है। वेरी गुड, शाबाश। हैं? शेर बच्चे हो भाई आप लोग तो, भाई क्या बात है, हैं? ठीक है, एक और सवाल बताएंगे। माँ बालक को दूध पिलाती है। जल्दी बताओ, माँ बालक को दूध पिलाती है। माँ बालक को दूध पिलाती है, किसको पिलाती है? बालक को पिलाती है। तो बताइए, अब माँ क्या करती है? बालक को दूध पिला रही है। किसको पिला रही है दूध? माता के पास से दूध खत्म हो रहा, बालक को जा रहा है। तो पहला बात तो बालक पर प्रभाव है। ठीक है भाई, माँ क्या कर रही है? बालक को दूध पिलाती है। तो क्या पिला रही है? बालक को प्रभाव पड़ा। दूसरी बात दूध। ठीक है भाई, क्या है? दूसरा जो है वो दूध है। तो पिला क्या रही है? दूध। तो ये तो हो गया वो मुख्य कर्म हो गया ये। ठीक है, और पिला बालक को रही है, तो ये गौण कर्म है, यानी कि दूसरा गौण कर्म। तो अर्थात पिलाती तो है भाई, ये तो क्रिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये द्विकर्मक हुई। और पिलाती है क्या है? सहायक है। ठीक है, क्या है इसमें अब बताओ? बताओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो एक और बताएंगे। राधा सोने लगी। अब बताओ, राधा सोने लगी कौन सी क्रिया है? जल्दी बता दो, राधा सोने लगी कौन सी क्रिया है? जल्दी बताओ। राधा सोने लगी में कौन सी क्रिया है? बताओ अब। नहीं आता है तो सीधा लिखो नो आइडिया, नहीं लग रहा पता। जल्दी बताओ। क्रियार्थक संज्ञा जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो। अभी मैंने तुम्हें वो पीछे क्या पढ़ाया? हम्म राधा सोने लगी, दो क्रिया है, संयुक्त क्रिया नहीं है, संयुक्त क्रिया है। आक्रमक आक्रमक। वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, प्रभाव राधा पे है। आपको अलग बताना होता है। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर टहलना। अब टहलना संज्ञा की तरह हो गया कि क्या करना? स्वास्थ्य के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, लेकिन बात क्या हो रही है? क्या भाई? टहलना। तो इसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। यानी कि जब क्रिया संज्ञा की तरह जो है वो प्रयुक्त होती है। क्या भाई? जब संज्ञा जो है वो किसकी तरह प्रयुक्त होती है? जब संज्ञा जो है वो, यानी कि जब क्रिया जो है वो संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। एक और वाक्य, एक और सवाल ही समझिए अब आप। मैंने नौकर से खाना बनवाया। मैंने नौकर से खाना बनवाया में कौन सी क्रिया है? बताओ भाई। मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो कौन सी क्रिया होगी? फटाफट बताएंगे, ये लास्ट सवाल है। इसके बाद जो है वो हम आपका क्रिया विशेषण जो है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद अब आप फिर क्रिया विशेषण रेडी हो? फिर देख इसको, बोले जी संयुक्त क्रिया। ओ भाई, मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो बनवाया क्या है? वो प्रेरणार्थक क्रिया है। मेन चीज देखनी होती है सबसे पहले।
समझ गए? चलो अब अगली क्लास का आपको टाइम डालता हूँ, ठीक है। एक तो मैसेज भी नहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है, इस वजह से इसका मैसेज भी नहीं डाल पाए हम, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आप सभी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हुआ कुछ सिलेबस लगा खत्म हो रहा है सिलेबस की नहीं? आप लोग तो जल्दी बड़ी भरी करते हो, सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, हमारा कुछ नहीं कर रहे हो आप, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सिलेबस टाइम से हो जाता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी नाकामी दूसरे के ऊपर मरता है पहले, कि भाई इनसे नहीं होगा, हमसे हो जाएगा, पर आप देखना, ठीक है भाई, ये बात है। होगा सिलेबस, 4 चैप्टर तो रीजनिंग के हो गए, और अभी आपके सामने है रिजल्ट, समझ गए?